जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें आज सीटेक 2024 जनवरी के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन के बारे में, जो कि स्पेशल एजुकेटर भारत की साइड से है। 2 लाइन ये है जो आपको मोटिवेशन देती है कि पंख ही काफ़ी नहीं हैं आसमानों के लिए, पंख ही काफ़ी नहीं हैं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। पंख है फ्रेंड्स आपके पास, बस हौसला भी है आपके पास। इसी तरह आपका स्पेशल एजुकेटर भारत भी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा आपकी सीटेक क्लियर कराने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, ज़्यादा समय व्यक्त न करते हुए। अगर आपको ये पंक्ति पसंद आई हो तो एक लाइक करना पसंद करना। तो आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, आपको सबसे पहले यही फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। हमें इसमें इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है कि जो स्टूडेंट केंद्रित होता है सेंटर, उसमें शिक्षा शास्त्र में क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, वक्तव्य याद करना। देखिए, जब याद करने से रिलेटिव कुछ आता है तो हमें उसे नकार देना चाहिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड आता है योग्यताएं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना। ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना। ठीक है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमारे लगता है जो है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सीधे सीधे क्वेश्चन से रिलेट करता है और हमें अच्छा भी लगता है। ठीक है। क्या होता है, जब छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है उसमें हमेशा जो भी छात्र होता है हमेशा उसके अनुभवों को प्रमुखता देनी चाहिए, उसे रचनावादी बनाना चाहिए। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। हमें यहाँ पे सेंटेंस बनना है। ठीक है। संवेग और संज्ञान, ये संज्ञान की थ्योरी आपको पता होगा, जीन पियाजे ने दी थी। ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं जीन पियाजे से रिलेटिव। तो इसका ऑप्शन हो सकता है संगठित करना। ठीक है। सेकंड पर संबंधित नहीं, गलत, कोई संबंध से रिलेटिव इसमें बात ही नहीं हो रही। पूर्णतः अलग, जब हम किसी बच्चे को संवेग, उसकी कॉग्निटिव की बात हो रही है, इससे पूर्णतः अलग कैसे होता है। स्वतंत्रता। देखिए, ये 3 ऐसे पॉइंट है जो कि इससे मेल ही नहीं खा रही, इससे कोई हुआ ही नहीं। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा सन्निहित। सन्निहित का मतलब होता है शामिल, आपस में इंटरकनेक्टेड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिकता रूप से डैश। हमें ये सेंटेंस को पूरा करना है। क्या करना है, सेंटेंस को पूरा करना है कि संरचनावादी ढांचे में लर्निंग प्राथमिक रूप से क्या होती है। तो अनुबंधन द्वारा अर्जित। ठीक है। अवबोधन की प्रक्रिया का केंद्रित है, यह यक्तबद्ध याद करने पर आधारित है, यह प्रबलन पर केंद्रित है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम संरचनावादी ढांचे की बात करते हैं तो उसमें आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन आंसर पॉइंट नंबर 2। देखिए, ये सिंपल इससे रिलेटिव हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि अवबोधिक की जो प्रक्रिया होती है वो केंद्रित होनी चाहिए, किसमें बाल केंद्रित होनी चाहिए, सेंटर। जैसे NEP है वो भी कहता है कि जो बच्चा है उसी को हम सेंटर मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, सेंटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहता है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ठीक है। जब भी एक बात ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है, जब आपको तर्क करना हो या आपको किसी मानना हो, ठीक है, सिद्धांत से रिलेटिव, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई छात्र टीचर की बात हो, वहाँ पे आप स्वयं को क्या
स्वयं को रख कर देखिए कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते। तो उसी को ध्यान रखते हुए आपको इन ऑप्शनों में से चॉइस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बार बार याद करने के बारे में। देखिए, जब बार बार याद करने के बारे में आ रहा है तो वही रट्टाफिकेशन वाली बात हो रही है कि उसे रट्टा लगा दो, तो ये हमारा ऑप्शन यहीं पे यहीं नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड कह रहा है कि प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करने बच्चों के इस सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट। आगे देखते हैं, अभी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है कि बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा क्या, अगर बच्चे को हम कुछ भी सिद्धांत होगा उसको अनदेखा कर देंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंड NEP मना करता है कि कोई भी बच्चे को हम दंड, उसे पनिशमेंट है नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ तक कि आप उसकी कॉपी पे रेड जो पेन होता है उससे भी आप जीरो नहीं बना सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, जो कि इसके हित के बारे में बात की जा रही है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाहता है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करके लिए लगातार पुरस्कार देना और वह दंड या प्राय करने का प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये क्वेश्चन कहना चाहता है यदि कोई एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसको बाबा अच्छे नंबर ला रहा है तो हम उसको क्या दें, पुरस्कार दें। क्या दें, पुरस्कार। और यदि वहीं दूसरा जो बच्चा है वो यदि अच्छे नंबर नहीं ला रहा है तो हम उसको क्या करें, सीधा दंड दें कि भाई तुम अच्छे नंबर नहीं ला रहे हो तो हम उसे दंड देंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटिव आपको ये ध्यान में रखते हुए उसको निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों को बजाय निपुण पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड कहते हैं अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक और अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है, और कोई ऑप्शन देखने की हमें जरूरत नहीं। जब हम किसी बच्चे को दंड देंगे या जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है खाली उसी को पुरस्कार देंगे पूरी क्लास में, तो बाकी बच्चों के जो दिमाग में ये बात बैठेगी कि हम जो सर होते हैं वो उसको ही लाड करते हैं, हमें नहीं, उसको ही कुछ न कुछ इनाम देते रहते हैं, हमें नहीं। उनकी जिज्ञासा, उनकी रुचि सब कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पढ़ने के। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, इसमें हमें कथनों के बारे में निकालना है कि कौन सा सही और कौन सा नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। गलत। किसने बोला अनुबंधन है, कुछ भी। अब ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं हम कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की सृजन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं हम। अधिगम पुरातात्विक एवं स्मरण की प्रक्रिया है। नहीं, ये अधिगम लर्निंग की प्रोसेस है, इसमें हम पढ़ते हैं। जो अधिगम होता है ये वक्त याद करने, यहाँ पे भी रट्टाफिकेशन आ गया तो हम इसे क्या है, रट्टाफिकेशन चलत नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है आपका सेकंड, जो कि इस क्वेश्चन को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आओ भाई आओ, मैं इसका आंसर हूँ, मुझे चुनो और 1 नंबर ले जाओ। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसको आप कवर कर दोगे तो आपके जो सीटेक में मार्क्स रह जाते हैं उसको आप कवर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सीटेक में क्या है, जो एग्जामिनर होता है घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, बस अंतर ये होता है कि आप उसको किस तरह समझते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हम किसी विद्यार्थी को उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 कहता है ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ठीक है, सेकंड कहता है कि ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है और इसके हित में कह रहा है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्या कह रहा है, इसके हित में कह रहा है, जो भी कह रहा है।
ठीक है। अब लास्ट वाला भी पढ़ लेंगे। ये विद्यार्थियों के दिमाग में भारतीय उत्पन्न करता है। भारतीय मीन्स होता है कि भाई आओ इसे रट्टाफिकेशन करो, बस ठूस दो, किसी भी तरह उसके दिमाग में ठूस दो, होता है ना कि इसे रट्टाफिकेशन मान लो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानात्मक बनने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यदि आप एक ऐसा आता है तो आपको क्या करना है कि अपने आप को उस अध्यापक के स्थान पर रख के देखना कि यदि आप होते तो उस स्थान पर आप क्या करते। ठीक है, तो उसी को ध्यान रखते हुए हम पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उसे दंडित करना। बिल्कुल भी नहीं, दंडित नहीं किया जा सकता। मार है ना, उसे दंडित सजा देना, ये शब्दों से आप दूर ही रहिए। ठीक है, इसी टाइम में उसका सेकंड कहते हैं बच्चों को सहानुभूमिक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करेंगे। ठीक है, इसकी हित में बात हो रही है। आगे ये बात पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देंगे, पुरस्कार नहीं देना, है ना। हमारा ये वाला केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व देंगे। गलत गलत बिल्कुल गलत। ठीक है, हम केवल उस पर ज्ञान पर महत्व नहीं देंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि चिल्ला के जो कह रहा है कि आओ भाई मुझे लगाओ और 1 नंबर ले जाओ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ये कह रहा है कि आप कि अगर हम टीचर होते तो हम क्या करते हैं एक बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये हम उसका विचार करते, उसको प्रोत्साहित करते, उसको सहानुभूति करते, उसका सहायता करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ठीक है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती हो जाती है बहुत से बच्चों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं शारीरिक दंड देना। शारीरिक दंड ये क्या है, कोई भी मतलब शारीरिक दंड कैसे देते हैं, वही बात होगी दंड दो अगर मार्क्स अच्छे नहीं लाया तो उसका सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट है। आगे देखते हैं सतत एवं श्रवण मूल्यांकन। ठीक है, हमें एकदम बुनियादी से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, देखिए हमें तुलना नहीं करनी बच्चों के बीच में कि तुम ऐसे हो तुम इसके हो, तो हमें तुलना नहीं करनी। तो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड देखते हैं किसमें इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि एक जटिल अवधारणाओं को किस तरह से हम सहज कर सकते हैं। तो आपको बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, गलत, हमें अभ्यास नहीं कर सकते, रट्टाफिकेशन है। अन्वेषण एवं परीक्षण के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक है, एक व्याख्या देकर नहीं, एक प्रतियोगितात्मक अवसरों का व्याख्या करके, गलत। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये इससे मेल खा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, हमें इसमें पहचान करना है। पर्यावरणीय प्रभाव नहीं। देखिए जो व्यक्ति की विभिन्नता है उसमें केवल पर्यावरण का प्रभाव ही नहीं होता। ठीक है, 1 मिनट में, हाँ ठीक है। इसके बाद सेकंड कहता है कि आनुवांशिकता एक पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, ये अच्छा है और ये ऑर्गन देखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ये कह रहा है कि जो हम व्यक्तिगत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी जो चेंजेस होती है सबकी, वो आनुवांशिक होती है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के द्वारा उनके बीच की जटिल पारस्परिक क्रियाओं के कारण ही होता है ये सारा प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, सेकेंडरी सोशल एजेंसी। देखिए हमें सिंपल पता है कि जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसमें मीडिया आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट में हमारा क्या आ जाता है, परिवार,
हमेशा याद रखिए, जो फर्स्ट होता है उसमें परिवार रहता है, सेकंड जब स्टार्ट होता है, सेकंड में हमारे स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हमारे विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय जाएगा, है ना, आस पड़ोस के लोग हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, समाज हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो इसका आंसर आपका सीधा हो जाएगा मीडिया, विद्यालय और मीडिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक एक वृद्धि एक विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, देखिए ये अवस्था है, इन अवस्थाओं में आपको बताना है कि जो वृद्धि और विकास है वो तीव्र गति से सबसे अधिक घटित होता है कौन सा, फिजिकल रूप से आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो शारीरिक रूप से उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसका विकास बताना है। तो देखिए, मध्य वाला अवस्था किशोर अवस्था में तो हमारा होता ही नहीं, तो हम इसे नकार देते हैं। किशोर अवस्था और व्यवस्था में तो ऊपर ही हो जाता है। ठीक है, जो अब यह प्रारंभिक बाल्यावस्था एक मध्य बाल्यावस्था, ठीक है, इन दोनों में ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के मध्य जो समय होता है उसी में ही हमारे तीव्रता से विकास और वृद्धि घटती है। ठीक है, घटित होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। इसमें से हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। देखिए, ध्यान रखिए, क्वेश्चन सही से पढ़ना, नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अब इसमें से हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हुए बताना है कि कौन सा गलत है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों को द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, ये तो सही है, पॉजिटिव। हमें नेगेटिव ढूंढना है। विकास सार्वभौमिक एक सांस्कृतिक सतह में इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत। ये देखिए, यही नेगेटिव पॉइंट है। कैसे प्रभावित नहीं करते? विकास जीवन में पर्याप्त होता है। ठीक है, ये भी सही है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। विकास परितय होता है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2nd। ठीक है, हमें इसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना था। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में परिचय के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, देखिए, जब यहाँ पे लड़का और लड़की, क्या लड़का और लड़की की जब तुलना हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम लड़का और लड़की की तुलना करते हैं तो यहाँ पे हम जेंडर पक्षपात करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जेंडर पक्षपात। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि अगर यदि आप किसी और को शेयर करते हैं तो वो उसको भी समझने में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय भारत।